ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज पॉलिटी लेक्चर। आज का पॉलिटी लेक्चर रहने वाला है सिटीजनशिप, चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। ओके, पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी तक मैं आपको क्या बता चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन हैं जिसके बेसिस पर, और कॉन्स्टिट्यूशन ने, अगर आपको याद है पिछला लेक्चर अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो अगर नेक्स्ट जो लेक्चर ये देख रहे हैं डायरेक्ट पार्ट 2, पहले पार्ट 1 देख लीजिए। तो 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रहता है कमेंसमेंट। उसका क्या होता है? कमेंसमेंट। और उस तक यानी कि 26 जनवरी 1950 तक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 4 कैटेगरीज लिखी हैं जिसके बेसिस पर किसी एक नागरिक को जो है उसकी सिटीजनशिप दी जा सकती है और छीनी जा सकती है। और कुछ कैटेगरी ये भी बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि किस बेसिस पे कौन कौन से प्रोविजन हैं। तो कल हम जितने भी, पहला लेक्चर आपने देख लिया होगा कि पहला जो पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजन थे नागरिकता को लेकर या सिटीजनशिप को लेकर वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब मैंने आपको ये बताया था कि 26 जनवरी 1950 के बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, हमारी जो संविधान होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पार्लियामेंट को एम्पावर कर देता है कि जाइए आप प्रोविज़न फिक्स कीजिए, किसको नागरिकता देनी है, किसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। अब आप डिसाइड कीजिए। 26 जनवरी 1950 तक हमने इसके प्रोविज़न लिख लिए, अब आपके पास पूरे प्रोविजंस हैं। तो आज के इस पार्ट में हम करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 से, ठीक है। जितने भी प्रोविज़न जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी प्रोविज़न लिखे जा सकते हैं, कैसे सिटीजन मिलनी चाहिए, कैसे सिटीजनशिप ली जाएगी, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, और एट द एंड, ठीक है, अगर टाइम मिला तो हम एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे और इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। ओके, तो कल हमने पूरा डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे पूरा पार्लियामेंट के बारे में। बट उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत सिंपल है, टेलीग्राम में सर्च करना है। देखिए यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे @ आपको कुछ नहीं सर्च करना, PR पब्लिकेशन टाइप करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग को मिलता नहीं है। PR पब्लिकेशन आप टाइप करेंगे तो एक चैनल आपको मिल जाएगा ये। यहाँ डेली के बेसिस पर आपको एक तो फ्री में आंसर राइटिंग भी मिल जाती है मेंस के लिए, क्योंकि आप अगर UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि मैं प्रीलिम्स ही करूंगा, आपको मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। बाकी आप ओवरऑल जो गाइडेंस चाहते हैं, करंट नोट्स चाहते हैं द हिंदू के, तो आप हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं 499 रुपीज़ का, जिसमें फोन गाइडेंस NCERT 6 to 12, जिसने NCERT नहीं की है वो हमारे नोट्स से पढ़ सकता है। सिर्फ आपको पढ़ना है और हमारे नोट्स को रेफर करना है, ठीक है। बाकी हमारा जो रेफरेंस बुक का है वो तो चल ही रहा है। ओके, बहुत सिंपल है लेना। दिए गए नंबर पर गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। जो भी आप पेमेंट करेंगे सेम नंबर पर स्क्रीनशॉट आपको सेंड करनी है। उसके बाद हम आपको 3 अपने ग्रुप से भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। पेड ग्रुप जहाँ पर डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग आप सबमिट भी करते हैं, ठीक है। प्राइवेट करंट नोट जहाँ पर डेली के बेसिस पर हम करंट नोट्स देते हैं जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे भीमा रिवर के बारे में है, NGT के बारे में, जितनी भी चीज़ें हैं। और प्राइवेट स्टडी मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पर PDF आपसे शेयर की जाती है। तो ये तो था पेड सब्सक्रिप्शन को लेके, बट हमारा मेजर जो टॉपिक है वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, नाउ जैसा मैंने बोला, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर दे दी गई है? हमारे पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में कितनी चीज़ें होती हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होते हैं, प्रेसिडेंट उनको साइन करते हैं। नाउ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 सबसे पहला जो एक्ट है जो कि ये डील करता है किसी को नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, किसी से सिटीजनशिप कैसे छीनी जाएगी आफ्टर 26 जनवरी 1950। जैसा मैंने बोला 26 जनवरी 1950 तक तो हमारा संविधान बताता है कि किसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, किसको सिटीजनशिप कैसे नहीं मिलेगी। नाउ अब हमारी पार्लियामेंट के पास पावर रहती है कि किसको किससे सिटीजनशिप लेनी है, किससे मिलेगी कैसे। ओके, ना उसके बिहाफ में हमारे जो पार्लियामेंट है बहुत सारे सिटीजनशिप एक्ट लाती है और उस पर सुधार भी करती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, साल वर्ष बीतते हैं, उस बेसिस पर अलग अलग प्रोविजन ऐड किए जाते हैं। सबसे पहला अगर मैं सिटीजनशिप एक्ट बारे में बात करूं, देखो पढ़ाने का जो नई पहली बार वीडियो देख रहा है लक्ष्मीकांत की ये वाली,
तो पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल है, कोई हम एक टॉपिक पर्टिकुलर चुन लेते हैं, उसके बेसिस पे पहले नोट्स के बेसिस पर डिस्कस करते हैं, फिर उसी को बुक के बेसिस पर जो बुक में दिया होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, 7th चैप्टर में ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में है, तो मैं कुछ तो हैंड रिटन नोट्स बताऊंगा और जनरली पूरा बुक से ही आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में है, कुछ उससे एक्स्ट्रा आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, एक्ट 1955 है, उस पर सुधार किए गए 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2005 और 2015। तो सिटीजनशिप एक्ट 2015 के बेसिस पर क्यों आपको क्यों लगता है कि इतने सुधार क्यों हो रहे हैं? देखिए, डेली के बेसिस पर आपको जियोपॉलिटिकल हमारी सिचुएशन हमेशा चेंज होते हुए आई है। ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री अभी 1947 के ज़माने में नहीं रह रही है, हम रह रहे हैं 2020 में। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो टाइम बाय टाइम चेंज होते रहते हैं। ओवरसीज क्या होंगे, तो नागरिकता लेने के लिए, भारत की नागरिकता लेने के लिए, जैसे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आ रहा था, ठीक है, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें हुई कि जो हमारे आस पड़ोस के नेबर्स हैं, ठीक है, उस पर से जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं एक्सेप्ट मुस्लिम जो है हमारी नागरिकता ले सकते हैं। तो ऐसा डे बाय डे के बेसिस पर क्या होता है, आपको प्रोविज़न देखने को मिल जाते हैं। चलो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो अभी के प्रोविज़न है। सबसे पहले मैं आपको प्रोविज़न बता देता हूँ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के। सबसे पहले ये प्रोविज़न डील करता है, आप सबको पता है, एक्विजिशन लॉस ऑफ सिटीजनशिप्स के बारे में आफ्टर द 26 जनवरी 1950। ओरिजिनली अगर मैं बाद में बात करूं तो जो सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 का, प्रोवाइड्स फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप प्रोविजन रिपील्ड बाय CAA 2003। अब देखिए बहुत सिंपल है, देखिए कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के लिए भी इस पर कुछ प्रोविजन थे। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप कहने का मतलब क्या है, देखिए कॉमनवेल्थ नेशंस क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। ब्रिटिश ने बहुत सारी कंट्री में रूल किया, ओके, तो जितनी भी ब्रिटिश की कॉलोनी होगी वो सब किसके अंदर आई, कॉमनवेल्थ के, और सभी लोगों ने डिसाइड किया, जनरली इंडिया ने डिसाइड किया कि ब्रिटिश एज ए सुप्रीम लीडर उन्होंने मान लिया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया तो हम किसी के अंडर हैं, सॉवरन अब नहीं रहे, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के भी प्रोविजन थे किसमें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। हालांकि ये प्रोविजन रिपील कर दिया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बेसिस पर। ओके, तो ये छोटा सा यहाँ पर टॉपिक था, तो उसी चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। लक्ष्मीकांत बुक साथ साथ में खोला भी करो, ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तो बाद में एक्विजिशन के बारे में बात करूँगा, पर उससे पहले देखो, ओरिजिनली सिटीजनशिप एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर कॉमनवेल्थ है, मतलब जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप थी उसके बारे में भी जो प्रोविज़न मेंशन थे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, उसके बाद में इसको रिपील कर दिया गया 2003 में। ओके, नाउ अब बात आती है नेक्स्ट, देखो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि अब मैं वो प्रोविज़न आपको पढ़ाऊंगा जिसके बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिलने वाली है। साथ में लक्ष्मीकांत बुक भी ओपन करे रहो ताकि पूरा आपको जो भी मैं बताऊं वो समझ में आ जाए। नाउ एक्विजिशन, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 5 ऐसे तरीके दिए गए हैं, 5 ऐसे तरीके दिए गए हैं जिसके बेसिस पर आपको भारत की नागरिकता मिलेगी या आप भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे। ओके, तो पहले बारे में बताऊं तो पहला है बाय बर्थ। बाय बर्थ, अगर आप जन्म लेते हैं उसके बिहाफ में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक आपके पेरेंट्स की नेशनलिटी क्या है उससे मतलब नहीं है, बट 26 जनवरी 1950 से लेकर अगर 1 जुलाई 1987 तक आपने भारत के अंदर जन्म लिया है, आपके पेरेंट्स की नागरिकता कुछ मतलब नहीं रखती है। मतलब आपके पेरेंट्स जर्मनी के हैं, यूरोप की किसी कंट्री के हैं, जापान के हैं, ठीक है, उससे कुछ मतलब नहीं है, बस आप इस दौरान जन्मे होने चाहिए भारत में। पहला ये है। अगर 1 जुलाई 1987 के बाद हिज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, बट पहला तो आपको पता चल गया ना, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में आप भारत में जन्मे हैं, आपके पेरेंट्स से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, आपकी पेरेंट्स की क्या नेशनलिटी है, आप नागरिक कहलाएंगे। बट 1 जुलाई 1987 के बाद, इस डेट के बाद अगर आप भारत में जन्म लेते हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, उनकी नागरिकता भारतीय होनी चाहिए, तब आपको नागरिकता या तब आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा ये डेट क्या हमें याद करनी चाहिए,
मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी कभी भी डेट के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। बट मैं प्रोविज़न आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये तो आप सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविज़न है, आपसे तो अब नए नए जो प्रोविज़न्स हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 2019, 2020 ये सब अभी पूछे जाएंगे आपसे, ओके। बट ये भी जानना जरूरी है कि एक्चुअल में हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 से किस तरह से प्रोविज़न थे और किस तरह से सुधार नए नए किए गए, ओके। तीसरा ये है, अगर आप आफ्टर 3 दिसंबर 2004, देखो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर आप 3 दिसंबर 2004 के बाद बोथ पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया, वन ऑफ इज ए सिटीजन नॉट एन इलीगल माइग्रेंट ड्यूरिंग हिज बर्थ। अब इस पे क्या होता है, 1 जुलाई 1987 में क्या था, सिर्फ एक पेरेंट्स भी अगर जो भारत का नागरिक होता है तो आपको नागरिक माना जाएगा। बट 3 दिसंबर 2004 के बाद दोनों पेरेंट्स को भारत का नागरिक होना पड़ेगा और कोई भी इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। इलीगल माइग्रेंट मतलब फ्रॉड तरीके से आप भारत में घुसे होंगे और सपोज उनके बच्चों का जन्म भारत में हुआ तो उसको नागरिक नहीं कहला जाएगा। दूसरा, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया, एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि मान के चलो जापान है, हमारे जापान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तो जापान के कोई ऑफिशियल आते हैं, सपोज जापान की एम्बेसी होंगे ना, जापान के कुछ काम होंगे जो कि हम इंडिया के साथ जो भी काम होंगे तो वो अपने ऑफिशियल्स को भेजेंगे भारत में। तो सपोज कोई फॉरेन डिप्लोमेट होते हैं जो भारत में पोस्टेड है, जापान के, जर्मनी के, कहीं के भी, ठीक है, इंग्लैंड के, अगर उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चों को नागरिकता भारत की नहीं मिलेगी। सबसे पहला ये याद रखना। दूसरा, जो एनिमी एलियंस हैं, यानी कि जैसे पाकिस्तान, तो उनके बच्चों को या उनको भी बाय बर्थ सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो ये याद रखना 1955 के बेसिस पे। कौन सा एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो बाय बर्थ के जितने भी प्रोविज़न थे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और यहाँ पर भी आपको बुक में भी सेम चीज़ आपको मिलेगी। मैंने कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपसे छोड़ा है यहाँ पर, ठीक है, ओके। बाय डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, जिसे आप पूर्वज भी आप समझ सकते हैं कि यार मेरे दादा दादी कहाँ की हैं, तो उसे डिसेंट कहते हैं, ओके। नाउ डिसेंट भी एक ऐसा प्रोविज़न डाला गया है सिटीजनशिप एक्ट जहाँ पर आपको नागरिकता मिल जाती है। अब इसके लिए भी कुछ प्रोविज़न्स हैं। हालांकि आपको कोई बोलेगा कि नागरिकता भारत को कैसे मिलती है, भारत में आप नागरिक कैसे कहलाएंगे, तो आप बस सिर्फ सिंपल ऐसे याद कीजिए, बर्थ, बाय बर्थ। आप कहेंगे बाय बर्थ से भी मिलती है, बाय डिसेंट से भी मिलती है, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, अभी हम आगे करेंगे, बट उससे पहले डिसेंट समझा दूं क्या है। अगर 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 के बीच में अब भारत के बाहर पैदा होते हैं, वो तो था बाय बर्थ वाला, भारत में पैदा होने वाला कॉन्सेप्ट। अगर 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 डेट आप सबको पता है क्या थी, स्कीम 1992, ठीक है। अगर भारत के बाहर किसी दूसरे देश में आप पैदा होते हैं और आपके पिता भारत के उस समय जो हैं टाइम ऑफ हिज बर्थ नागरिक हैं, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। बहुत सिंपल है। 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में आप किसी दूसरे देश में पैदा होते हैं, बट आपके जो पिता हैं वो भारत के नागरिक हैं उस समय पर, ठीक है। आपके बर्थ, आपके जन्म लेने के समय पर आपके जो पिता हैं वो नागरिक हैं, तो बाय डिसेंट आप भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे, ओके। पहला प्रोविज़न। दूसरा प्रोविज़न, आफ्टर द 10 दिसंबर 1992, इस पर्टिकुलर डेट के बाद इफ़ ईदर पेरेंट्स, कोई भी आपके माता या पिता सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, अगर हैं, अगर कोई भी पेरेंट्स, उसमें तो पिता थे सिर्फ, देखिए पहला प्रोविज़न पिता वाला था। अब कोई भी पेरेंट्स आपके अगर उस समय आपके जन्म के समय अगर भारत के नागरिक हैं तो बाय डिसेंट आपको नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा, बाई 3 दिसंबर 2004, पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, सिंपल सी बात है, आप भारत के, वो तो आप मतलब बाय डिसेंट आप ये सोच लो कि आप भारत में पैदा ही नहीं हो रहे हो,
क्योंकि बाय बर्थ वाला तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये बाय डिसेंट है, आपके पिता माता से मतलब है। 3 दिसंबर 2004 को अगर आप भारत के बाहर पैदा हैं, शैल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया अनलेस बर्थ रजिस्टर्ड विद इन 1 ईयर ऑफ विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द सेड पर्सन। अब धीरे धीरे आपको ये देखने को मिल रहा होगा ना, पहले जो रूल थे नागरिकता पाने के वो बहुत ज़्यादा इजी थे कि आपके सिर्फ पिता नागरिक होंगे, आपके जन्म के दौरान आप किसी भी देश में जन्मे हो तो आप नागरिक बन जाएंगे। पर आप धीरे धीरे जब देखोगे ना, जैसे जैसे साल गुजर रहा है, सिचुएशन चेंज हो रही है, तो देखो 3 दिसंबर 2004 में क्या बोल दिया गया कि अगर आप किसी दूसरे देश में पैदा हो रहे हो, आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे अगर आपके जो माता या पिता हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि हमारी केंद्र सरकार को उन्होंने परमिशन नहीं ली, मतलब रजिस्टर करवाना चाहिए कि हाँ मेरा पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है, तो उसको भी नागरिकता मिलनी चाहिए। यानी कि अब एप्लीकेशन आपको केंद्र सरकार को देनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक प्रोविज़न है माइनर से रिलेटेड, जो छोटे बच्चे होते हैं, सिटीजन बाय डिसेंट एंड ऑल्सो सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री शैल सीज टू बी ए सिटीजन if he she does not renounce the citizenship within the 6 month of his attaining full age। माना कि माइनर सिटीजन, अब सिंपल सी बात है, आप कहेंगे यार मैं तो बच्चा था उस समय, मैं भारत के बाहर पैदा हुआ था, बट जैसे ही आपको 18 साल होते हैं आपको 6 महीने के अंदर बताना पड़ेगा केंद्र सरकार को कि हाँ मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, तब आपको नागरिकता मिल जाएगी। ओके, देखो मैंने 2 चीज़ें बता दी, फिर आपको कौन कौन सी बता दी। सबसे पहला बाय बर्थ, आप भारत में जन्म ले रहे हैं। दूसरा बाय डिसेंट, आपके माता पिता यहाँ जन्म ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो भारत में आप जन्म ले रहे हैं, डिसेंट में आपके माता पिता नागरिक हैं और आप किसी दूसरे जगह पैदा हो रहे हैं, तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आई थिंक ये बाय बर्थ बाय डिसेंट क्लियर हो गया होगा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, बहुत सिंपल है, आप एप्लीकेशन देंगे, नेचुरलाइजेशन में भी एप्लीकेशन देंगे, बट कुछ प्रोविज़न ऐसे होंगे, आपको कुछ बताना होगा। अभी तक हमने जो प्रोविज़न देखे उस पर डायरेक्ट आपको आप नागरिक कहलाए जा रहे हैं, डायरेक्ट आप जन्मे हैं तो आप नागरिक होंगे, आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं देनी है। बट बाय डिसेंट में माइनर के लिए ये प्रोविज़न है कि आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ना। हो बाय रजिस्ट्रेशन, नाम से लग रहा है रजिस्ट्रेशन, कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे होता है ना रजिस्ट्रेशन, आप अपनी बाइक का कराते हैं, आप अपने वाहन का कराते हैं, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं उस ऑफिस में, आरटीओ ऑफिस में। ठीक है, वैसे ही जैसे आपको डीएल बनाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओके, नाउ बाय रजिस्ट्रेशन भी एक तरीका है फिर, तो उस तरीके से आप कैसे नागरिकता पा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड एज सिटीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे और एज ए सिटीजन रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अपने को। तो पहला है नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट, अगर आप इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है, तभी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं केंद्र सरकार को। अगर आप, सिंपल सी बात है, बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसे इलीगल तरीके से भारत में घुसे हैं तो आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। दूसरा, इंडियन ओरिजिन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट फॉर 7 ईयर बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, आप भारत में रह रहे हैं 7 सालों से और आपको 7 सालों तक रहना पड़ेगा, ठीक है, भारत में, उसके बाद आप एप्लीकेशन दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन से। तो रजिस्ट्रेशन से भी नागरिकता आप ऐसे पा सकते हैं। ठीक है। तीसरा, इंडियन ओरिजिन रेसिडेंट इन एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, आप इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए। ठीक है, इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए और फिर उसके बाद कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं पर भारत में एप्लीकेशन अगर आपको देनी है कि आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं आप इंडियन ओरिजिन, बट आपको कहीं और की सिटीजनशिप आपके पास है, बट आप बाद में भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन आप बन सकते हैं, बट एप्लीकेशन देने से पहले आपको 7 साल तक रेसिडेंट भारत का होना होगा। आप इंडियन ओरिजिन के हैं, किसी और दूसरी कंट्री में रह रहे हैं और या आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया में हैं, ठीक है, और उसमें थे, तो आप रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे नागरिकता पा सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद है मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया रेसिडेंट फॉर 7 ईयर, वही है आप किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर लेते हैं और 7 साल तक फिर भी आपको रहना पड़ेगा ऑर्डिनरी, फिर आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। किसी एक पर्सन को फुल एज अटेन हो चुके यानी कि 18 साल हो चुके हैं, पेरेंट्स रजिस्टर्ड ए सिटीजनशिप, ठीक है, तो एज ए सिटीजनशिप उनको मिल सकती है। पर्सन जिसको फुल एज अटेन हो सकती है, ईदर पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, 12 मंथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। अब आपके मन में होगा कि क्या ये सब प्रोविज़न को आपको याद करने हैं? मैं कहूँगा आपसे बिल्कुल भी नहीं, ये प्रोविज़न आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे। आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये देखिए, ये प्रोविज़न उसको याद करने हैं जो एक्चुअल में लॉ में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लॉ वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल बेसिक जो होती है हर एक पॉइंट की कि रजिस्ट्रेशन द्वारा क्या क्या प्रोविज़न होने चाहिए वो आपको पढ़ना पड़ता है। बट यूपीएससी में आपको ये प्रोविज़न बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या प्रोविज़न याद करने हैं मैं आपको बताता हूँ। तो आपने 2 चीज़ें याद कर ली, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, तीसरा मैं कहूँगा बाय रजिस्ट्रेशन। तो बस ये सिर्फ याद कीजिए आप, ये क्या होता है रजिस्ट्रेशन या वगैरह, हल्के फुल्के जो प्रोविज़न है उसको देख लीजिए, बस आपको बाकी यही आपको याद करने हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप इसको ज़्यादा इसके प्रोविजंस पे ना जाएं, ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन तो जो भी चीज़ें हैं वो मैंने बता दी, ठीक है। ए पर्सन सेल बी डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन इफ़ ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है। कोई इंडियन ओरिजिन का, अगर मैं बोल रहा हूँ किसी से कि आप इंडियन ओरिजिन के हैं, तो आप कब माने जाएंगे? यदि आप या आपके माता पिता अगर बॉर्न हैं अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड मतलब जब पाकिस्तान बटा नहीं था, और इन सच टेरिटरी विच बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947, क्योंकि बहुत ऐसी टेरिटरी थी जो इंडिया में बाद में जुड़ी थी, बाद में इंडिया का पार्ट बनी थी। तो यानी कि आप या आपके माता पिता अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं या एक ऐसी टेरिटरी जो बाद में भारत का हिस्सा बनी हुई है 15 अगस्त 1947 के बाद, तो आप इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे, ठीक है। आप इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे और ये सब जन्म से रिलेटेड है, ठीक है। आप या आपके माता पिता भारत में जन्मे हैं, ठीक है, तो अनडिवाइडेड भारत में, ठीक है। तो और एक और चीज ये याद रखना, ऑल द अबव कैटेगरीज ऑफ ए पर्सन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस बिफोर दे आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपको बाय बर्थ या बाय डिसेंट देखूं तो आपको ओथ लेने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रीलिम्स का ये पॉइंट मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कंसीडर करता हूँ क्योंकि बाय रजिस्ट्रेशन आप अगर नागरिकता पा रहे हैं भारत की तो आपको ओथ लेनी जरूरी है। आपकी ओथ में क्या लिखा होगा? आपका नाम है डू सोलमली अफर्म, मैं ये स्वेर या कसम खाता हूँ दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी फेथ में, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन से नागरिकता पाई है तो आपको एक ओथ भी लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारे आप मिस कर जाते हैं जब आप सिर्फ ये पढ़ते हैं कि बाय बर्थ बाय डिसेंट आपको ओथ लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप बाय रजिस्ट्रेशन है तो आपको ओथ लेनी पड़ेगी। तो आप ये भी कहते हैं कि मैं पूरा विश्वास रखता हूँ हमारे संविधान पे एज बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड एंड दैट आई विल फेथफुली ऑब्जर्व द लॉज ऑफ इंडिया एंड फुलफिल माई ड्यूटीज एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये आपका ओथ रहती है, ओके। तो बाई रजिस्ट्रेशन में एक नई बात आपने क्या सीखी? अब देखो कोई भी पर्सन है ना, अगर कोई भी यूपीएससी की अच्छे से डेडिकेट तैयारी कर रहा है तो उसको पता होगा कि बाय रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको ओथ लेने की ज़रूरत है। तो आप किसी से पूछें कि बाय बर्थ बाय डिसेंट बाय रजिस्ट्रेशन में इन तीनों में अंतर बताओ यार, चलो एक्चुअल में एक अंतर बता दो कि जो इन तीनों को अलग करता है। आप कहेंगे यार बर्थ में सिंपल सी बात है, वो बता देगा आप भारत में पैदा हुए हैं तो कुछ प्रोविज़न है, प्रोविज़न बताने में प्रोविज़न वो नहीं बता पाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो यूपीएससी पूछता नहीं है। बस आपको ये होता है कि बाय बर्थ आप भारत में पैदा हुए तो उस बेसिस पर नागरिकता मिलेगी। आपके माता पिता पैदा हुए हैं, आप किसी दूसरी जगह किसी दूसरी कंट्री में पैदा हुए हैं, आपको नागरिकता मिलेगी। बाय रजिस्ट्रेशन आप इंडियन ओरिजिन के हैं तब, हाँ आप इंडियन ओरिजिन के हैं, बाय रजिस्ट्रेशन आप नागरिकता पा सकते हैं। इंडियन ओरिजिन मैंने बता दिया, आप या आपके माता पिता भारत में जन्मे हैं अनडिवाइडेड इंडिया में या ऐसी टेरिटरी जो बाद में भारत के साथ मिल गई थी तो आप इंडियन ओरिजिन के कहलाएंगे। बट आपको अपनी एप्लीकेशन दे दी तो आपको ओथ लेनी पड़ेगी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी ओथ में क्या लिखा है।
तो आपको ये याद रखना है, ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये याद रखना पड़ेगा, ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस यू विल फुलफिल ऑल द ड्यूटीज एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रीलिम्स के लिए, और यहीं पर यूपीएससी आपको फंसाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा बाई देखो इंडियन ओरिजिन के मैंने देख दिया, बता दिया। अब देखो ये मैंने नोट्स में भी इंक्लूड किया, आई थिंक मैंने इसलिए ये बुक से पढ़ा दिया, मैंने सोचा ये नोट्स में इंक्लूड नहीं किया, जब मैंने नीचे देखा तो ये देखो नोट्स में भी मैंने इंक्लूड किया है। इंडियन ओरिजिन क्या कौन होंगे? अगर आप या आपके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं या ऐसी टेरिटरी में जो बाद में 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बनी है, तो आप इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। पर्सन मस्ट टेक ओथ बिफोर द, देखिए मस्ट मैंने वर्ड यूज़ किया है, मस्ट टेक ओथ, ठीक है, जितना भी चीज़ें हो सकती है उतना मैं कर देता हूँ इसमें, जो कि आप मतलब जब भी पढ़ें तो सोच लो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों मैं इतना चीज़ इस पर फोकस कर रहा हूँ, एम्फेसाइज इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि यही चीज़ एक जो है आपको किसी दूसरे एस्पिरेंट से अलग बनाएगी। दूसरे एस्पिरेंट पढ़ने में लगे रहेंगे 1987 1950s, ठीक है, ऐसा मत करो, आप डायरेक्ट ये पढ़ो कि क्या क्या प्रोविज़न हो और एक्चुअल में आपको जानना क्या चाहिए। यूपीएससी कभी भी आपको ऐसा रटने की आपको चेक नहीं करती, एनालिटिकल। बाद में आप यार फ्यूचर आईएएस बनने वाले हो तो आपसे ये थोड़ा ना पूछा जाएगा, आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि यार हाँ 1987 के बाद आया है या नहीं, नहीं ऐसा नहीं प्रोविज़न। आपको एक्चुअल में प्रोविज़न पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से एक को नागरिकता मिल सकती है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर प्रीलिम से भी आप पेपर देखो, आपको कभी डेट वाइज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी। ओके, तो मैंने कहा एक बहुत बड़ी बात जो है मस्ट टेक ओथ, मस्ट टेक ओथ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताता हूं, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। ओके, ये क्या है? देखो ये क्या है, इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन आपने पता कर लिया, अब नेचुरलाइजेशन में भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं कि यार रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन में खुद ही होगा, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको यहाँ पर भी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, बट इसके कुछ प्रोविज़न अलग होते हैं, ठीक है। वहाँ पर तो आप एप्लीकेशन देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बाय रजिस्ट्रेशन आप नागरिक बन जाते हैं, बट यहाँ पर ग्रांट मिलती है आपको एज ए सर्टिफिकेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन, आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाता है, ठीक है। कैसा डॉक्यूमेंट? ऐसा डॉक्यूमेंट। आप कहेंगे यार इसको दिखाने की क्या ज़रूरत थी, हम तो बड़े हो चुके हैं, बट मैं इसलिए इसको ये दिखा रहा हूँ कि ये इन्वायरमेंट शंकर आईएएस 6th एडिशन आपके लिए प्रिपेयर की जा रही है हैंड रिटन नोट्स के बेसिस पे। देखो पढ़ाने के लिए मैं सिर्फ बुक से भी आपको पढ़ा दूंगा, बट आपके पास इफेक्टिव अगर नोट्स नहीं होंगे तो देखिए टाइम जाता है इनमें, ठीक है। मैं कोई ऐसा वो नहीं है कि यार मैं जानबूझ के आपके लिए शंकर आईएएस के नोट्स नहीं ला रहा हूँ, आपके लिए मैं लाना चाहता हूँ। मैं सभी रेफरेंस बुक, अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल ये इंश्योर कर लीजिए कि मैं सभी रेफरेंस बुक आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है मुझे। और दूसरा, तब तक आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और रेफरेंस बुक के बेसिस पे आपको करना है, ठीक है। बाकी बाद में हम टेस्ट सीरीज तो रिलीज ही कर रहे हैं, जो भी आपने बुक पढ़ा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नवंबर से हम डेडिकेटेडली टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, अपने पेड ग्रुप में भी, और नॉर्मल आप लोग भी जो भी पेड मेंबर नहीं भी हैं वो भी टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये 6th एडिशन है और जल्दी जल्दी अब आएंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट के लेक्चर, ठीक है। उसके बेसिस पे हम करते हैं। ओके चलो, बाय नेचुरलाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आपको वो सर्टिफिकेशन देंगे नेचुरलाइजेशन का। आपको क्या होना पड़ेगा? लीगल माइग्रेंट, लीगल आप होने चाहिए, लीगल माइग्रेंट की तरह। अगर इलीगल माइग्रेंट आप नहीं होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारी कंडीशन है। दूसरा, ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। नेचुरलाइजेशन, आप अगर नेचुरलाइजेशन के तरीके से नागरिकता पाना चाहते हैं तो आप किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन नागरिक नहीं होने चाहिए। वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया प्रिवेंटेड फ्रॉम सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया प्रिवेंटेड फ्रॉम सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। जहां भारतीय, ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, किसी दूसरे कंट्री का नागरिक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
दूसरा, सिटीजन ऑफ एनी कंट्री एंड लेटर रिनाउंस, आप किसी दूसरे कंट्री के सिटीजन हैं, बाद में अपनी नागरिकता छोड़ देते हैं और चाहते हैं कि भारत के नागरिक बने। इधर रिजाइडेड इन इंडिया, सर्विसेज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्टली द अदर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ, इमीडिएटली आपको नागरिकता मिल जाएगी। बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, गुड कैरेक्टर, गुड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, 8th शेड्यूल में जो भी मेंशन है उसकी अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। ए पर्सन सर्विस ऑफ साइंस, अगर आप कोई एक ऐसे आदमी है जिन्होंने साइंस की फील्ड में, फिलॉसफी में, आर्ट, लिटरेचर में, वर्ल्ड पीस में बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपसे अब कंडीशन नहीं पूछी जाएगी, आपको नागरिकता दे दी जाएगी, ये भी है। दूसरा, नेचुरलाइज्ड सिटीजन मस्ट टेक ओथ एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, नेचुरलाइज सिटीजन भी, उसको भी ओथ लेनी पड़ेगी। अब मैंने जैसा बोला ये प्रोविज़न में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बाय नेचुरलाइजेशन देखो, आप इतने सारे प्रोविज़न, आपको बिल्कुल भी सभी प्रोविज़न को याद ही नहीं करना, तो आपको बस ये याद करना है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। तो एक और चीज़ इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इससे पीछे ही करके, थर्ड ये हो गया था, अब फोर्थ के बेसिस पे बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत अच्छे अच्छे प्रोविज़न हैं जिसके बेसिस पर नागरिकता किसी दूसरे को मिल सकती है। बाय नेचुरलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गुड कैरेक्टर, आपको देखो आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए। लक्ष्मीकांत बुक से अगर मैं पढ़ाऊँ तो आपको 8th शेड्यूल में मेंशन जितनी भी भाषाएं हैं उनका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एडुकेट नॉलेज होना चाहिए, अच्छा नहीं। That in the event of certification of naturalization being granted to him, he intended to reside in India or to enter or continue in service under a government of India or under a international organization which India is a member of, under a society, company or body of a person established in India। बहुत सिंपल है, नेचुरलाइजेशन का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है अगर वो आप भारत में रहना चाहते हैं या भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी सर्विस है आप उस पर काम करना चाहते हैं तो, ठीक है। हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे वेव एनी ऑफ द कंडीशन, तो भारत सरकार ऊपर की जितनी भी कंडीशन है, जो 7-8 मैंने कंडीशन पढ़ाई, उसको भारत सरकार छोड़ सकती है अगर आप अच्छा पर्सन हैं जो साइंस की सर्विस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर में काम कर रहे हैं। और नेचुरलाइज पर्सन को भी मस्ट टेक एन ओथ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ओथ लेनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद देखो जो दूसरे चीज़ें हैं, बाय इनकॉर्पोरेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन इंडिया एक्वायर एक्स टेरिटरी, देयर सिटीजन बिकम्स अवर। बहुत सिंपल है, हमने चाइना को हमला करा, चाइना पे, और चाइना को पूरा अपने पे ले लिया, इंडिया टेरिटरी बना दी, तो अब चाइना के जितने भी सिटीजन होंगे वो भारत के सिटीजन कहलाएंगे। एग्जाम्पल, पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ स्पेशल प्रोविज़न बताता हूँ, फिर आज लॉस ऑफ सिटीजनशिप अगले उस पर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं ये एक पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिस पर बात करता हूँ, ठीक है। नाउ स्पेशल प्रोविज़न एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय आसाम अकॉर्ड, ठीक है। कुछ स्पेशल प्रोविज़न हैं जो आसाम अकॉर्ड के बेसिस पर कवर हैं। अगर आप देखेंगे आसाम अकॉर्ड के बारे में, ठीक है, आसाम अकॉर्ड के बारे में, तो आसाम अकॉर्ड भी मैं पढ़ा चुका हूँ और मैं पढ़ाते हुए आया भी हुआ हूँ, ठीक है आपको, ओके। नाउ देखिए तो स्पेशल प्रोविज़न क्या है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूँ, आसाम अकॉर्ड, ओके। देखिए अगर आप हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं तो आप डायरेक्ट देखिए सर्च बॉक्स में मैंने जैसे आसाम अकॉर्ड लिखा है, ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको व्हाट इज आसाम अकॉर्ड मिल जाएगा। अब ये क्या है, हमारे जो पेड सब्सक्राइबर हैं 500 से ज़्यादा हमसे जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मस्त अच्छे से आसाम अकॉर्ड के बारे में दिया गया है। यहाँ पर देखो आसाम अकॉर्ड क्या है, यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंटरवेंशन में ये पूछा जाएगा। आसाम अकॉर्ड 1985 का है, ये साइन हुआ था, एक तरह से मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है भारत सरकार के बीच में और आसाम मूवमेंट दिल्ली में 15 अगस्त 1985 को। इस अकॉर्ड में क्या लिखा गया है, ब्रॉट एन एंड टू द आसाम एजिटेशन एंड पेव द वे फॉर लीडर्स ऑफ एजिटेशन फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी एंड फॉर्म ए गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ आसाम सून आफ्टर। इस एजिटेशन में ये बोला 1985 में, ये 15 अगस्त 1985 को दिल्ली में हुई थी और इस पर यह बोला गया था कि भारत सरकार के बीच में और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में इसके बाद आप वहां पर पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश करेंगे। अब इस
अकॉर्ड में लिखा क्या गया था वो मैं बताता हूँ। Those Bangladeshi who came between 1966 and 1971 will be barred from voting for 10 years। ऐसे बांग्लादेशी जो भारत में 1966 से लेके 1971 के बीच में आए हैं, उसको अगले 10 साल तक वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। The accord also mentioned that the international border will be shielded and all the person who crossed over Bangladesh after 1971 are to be deported। और ये इंपॉर्टेंट है, देखो इस अकॉर्ड में बहुत सारे 2 प्रोविजन आपको याद रखने हैं। पहला, ऐसा कोई भी पर्सन जो 1966 से 1971 के बीच में बांग्लादेशी भारत में आया हो तो उसको अगले 10 सालों तक वोटिंग नहीं करने दी जाएगी। जो 1971 के बाद आया है उसको तो डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आसाम में अभी एनआरसी चल रही है ना, तो उसी के बेसिस पे कि आप इलीगल माइग्रेंट हैं तो आपको फॉरेनर करार दिया जाएगा फॉरेनर ट्रिब्यूनल द्वारा। अब इस पे क्लॉज नंबर 6 भी है, तो व्हाट डज क्लॉज 6 स्टेट? क्लॉज 6 क्या है? क्लॉज 6 ऑफ आसाम अकॉर्ड envisages that appropriate constitutional, legislative and administrative safeguards shall be provided to protect। उन जो आसाम के वहीं के लोग हैं उनके क्लॉज 6 में ये है, उनकी कल्चर, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो ये आसाम अकॉर्ड है। तो आपको कुछ नहीं है, पेड सब्सक्रिप्शन में ये आपको चीज़ें मिल जाती है। तो आसाम अकॉर्ड आपने पढ़ लिया, ये इस बेसिस पे मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आप सोचेंगे स्पेशल प्रोविजन एज ए सिटीजन ऑफ पर्सन कवर्ड बाय द आसाम अकॉर्ड। बहुत सिंपल है, तो आसाम अकॉर्ड के बेसिस पर जितने भी लोग हैं उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 फॉरेनर इश्यू है, यानी कि कोई भी बांग्लादेशी जो 1971 के बाद भारत में प्रवेश किया है उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी वही एनआरसी चेक की जा रही है। ओके, अब इसमें स्पेशल प्रोविजन क्या है? इंडियन ओरिजिन केम टू आसाम बिफोर 1 जनवरी 1966। आप भारतीय ओरिजिन के हैं। आप भारतीय ओरिजिन के कैसे हैं? इंडियन ओरिजिन मैंने अभी डेफिनेशन बताई, आप या आपके पिता अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। आप इंडियन ओरिजिन के हैं, आसाम आते हैं आप 1 जनवरी 1966 से पहले। बांग्लादेश ऑर्डिनरी रेसिडेंट सिंस एंट्री इनटू आसाम। ठीक है, आप बांग्लादेश के ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे आसाम आने से पहले, तो आपको नागरिकता मिल सकती है। आप भारतीय ओरिजिन के हैं, आफ्टर 1 जनवरी 1966 के बाद आते हैं, बट बिफोर 25 मार्च 1971 से पहले आ जाते हैं बांग्लादेश से। तो डिडक्टेड टू बी फॉरेनर शेल रजिस्टर्ड हिमसेल्फ डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, आपको 25 मार्च 1971 से पहले आ जाते हैं बांग्लादेश से, आपको फॉरेनर की तरह डिडक्ट कर लिया जाता है और फॉरेनर की तरह रजिस्टर किया जाता है। अब भारतीय नागरिक तो होंगे बट 10 साल के लिए। ठीक है, बट इस पीरियड में, इस 10 साल के पीरियड के दौरान इंटरवेनिंग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स सेम राइट एक्सेप्ट राइट टू वोट, सब अधिकार मिलेंगे बट आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रोविजन हमने कर लिया। उसके बाद जो अगला होगा लॉस ऑफ सिटीजनशिप में पढ़ाऊंगा, किस तरह से आपको सिटीजनशिप मिलेगी, किस तरह से मिलेगी ये तो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद ये डिफरेंस ये अगले चैप्टर में होगा। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा वो तो मैंने ये बता दिया आपको, स्पेशल प्रोविजन वाले जितने भी प्रोविजन थी वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप पढ़ाऊंगा। बहुत सिंपल है, 3 ही तरीके से आप सिटीजन खो सकते हैं। अगला जो लेक्चर है वो 10 मिनट का होगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थी हाँ वो मैंने आपको बता दी हैं, तो जितनी भी चीज़ें थी वो बतानी थी वो बता दी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी जो डिफरेंस है वो कल की वीडियो में। पर जाते जाते वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर यूपीएससी से रिलेटेड पूरा क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा और सभी रेफरेंस बुक। बहुत सारे लोग, हाँ एक और चीज़, यूनियन टेरिटरी 8 हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी 8 हैं, वो हमेशा मैं सोचता हूँ बताऊँ, मैं हर दिन भूल जाता हूँ। आज भी मैं भूलने वाला था, अब बता देता हूँ। यूनियन टेरिटरी 8 हैं, दमन दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, मर्ज हो चुके हैं, एक यूनियन टेरिटरी। अगर ये मर्ज नहीं होती तो 9 यूनियन टेरिटरी होती। ठीक है, बाद में ये मर्ज कर दी गई इसलिए, तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, मैं हर बार ये सोचता हूँ कि बताऊँ आपको, हर दिन भूल जाता हूँ। आज के लेक्चर में ये मैंने आपको बता दिया 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, फिर बाद में आप कमेंट लिखते हैं 8। देखिए जो छोटी चीज़ है ना, देखो 8 हैं 9 हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें आप जो गूगल से सर्च कर सकते हो वो कर लिया करो। ठीक है,
मैं यहाँ पर मोस्टली आपको वो बताऊंगा जो आपको समझ में नहीं आता है ना, जो आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, या आपको यूपीएससी की तरह जिसमें थिंकिंग चाहिए होगी वो मैं आपको बताऊंगा। बट जो फैक्चुअल डिटेल है यार, 8 है, यूनियन टेरिटरी 9 है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सभी लोग ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों में कमेंट मत करो, ये डायरेक्ट अपने बेसिस पे समझ लो, अपने बेसिस पे एडिशन कर लो, ठीक है। बाकी कोई एनालिटिकल चीज़ है कि सोचने वाली बात है कि अरे यार इस पर ये कैसे हो सकता है, तब मैं उसका आंसर यहाँ पर दूंगा, ठीक है। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, 8 हैं 9 हैं, वो आप अपने बेसिस पे करो। बट चलो कोई नहीं, अब 8 है यूनियन टेरिटरी, वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, जाते जाते वही लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।